आज अपन क्या एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक वेपर प्रेशर और वेपर प्रेशर से रिलेटेड रॉल्स लॉ की बात करेंगे लिक्विड सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले अपन क्या है वेपर प्रेशर देख लेते हैं। एग्जैक्टली वेपर प्रेशर होता क्या है, तो आप ध्यान दें वेपर प्रेशर की डेफिनेशन क्या है और आगे बढ़ेंगे। इसके बाद वेपर प्रेशर, इसकी डेफिनेशन है आपके पास टोटल अमाउंट ऑफ pressure exerted by vapors of any liquid at constant temperature and equilibrium is known as vapor pressure। मैं आपको बताता हूँ वेपर प्रेशर की इस डेफिनेशन का मीनिंग क्या है। आप ध्यान से देखना, मैंने इस तरीके से एक सिस्टम लिया, मैंने गर्म किया इसको। यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है, एक मैनोमीटर लगा रखा है। ये है मैनोमीटर, इसमें ये मरकरी भरा हुआ है, Hg भरा हुआ है मरकरी। ये दोनों लेवल अभी क्या है, इसके बराबर है, मरकरी भरा हुआ है। यहाँ पर मैंने मान लो सिंपली वाटर ले लिया, ठीक है, ये वाटर है। हालांकि वेपोराइजेशन ईच एंड एवरी टेम्परेचर पे अभी भी वेपोराइजेशन हो रहा है इसका, पर मैंने कहा एक फिक्स्ड अमाउंट का वेपर आ जाए, तो मैंने इसको क्या किया 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया। तो यहाँ पर इसकी क्या आ गई, वेपर्स आ गई। वाटर के क्या आ गए, गैसियस मॉलिक्यूल्स। इक्विलिब्रियम का मीनिंग ये है कि एक फिक्स टेम्परेचर पे क्या हुआ, रिएक्शन स्टॉप हो गई, H2O लिक्विड किस में बदल गई, H2O गैस में बदल गई। देखो यहाँ पर जो मीनिंग है इक्विलिब्रियम एंड कांस्टेंट टेम्परेचर, भाई इसके कहने का मतलब इतना है कि 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब वेपोराइजेशन पूरा का पूरा क्या हो गया, रेट ऑफ इवेपोरेशन और कंडेंसेशन की रेट सेम हो गई, मतलब एक फिक्स अमाउंट का वेपर आ गया। उस समय जो ये अब ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर गया, ये नीचे आया, मान लो ये 400 mmHg आ गया मिलीमीटर में, और क्योंकि मरकरी भरा हुआ है तो इतने मिलीमीटर का जो डिफरेंस आया इन दोनों में, इतने मिलीमीटर का, इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर की डेफिनेशन क्या है, वापस रिपीट करता हूँ भाई, किसी भी लिक्विड की वेपर्स ने एक फिक्स टेम्परेचर और इक्विलिब्रियम पे जितना प्रेशर एक्सर्ट किया है उसी को अपन क्या बोल रहे हैं, वेपर प्रेशर। ठीक है, अब बात करते हैं अपन फैक्टर्स इफेक्टिंग वेपर प्रेशर। भाई सबसे पहली बात करें तो वेपर प्रेशर, पहला केस लेते हैं अपन टेम्परेचर का। आप ध्यान देना, वेपर प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये तो आपको ध्यान रखना ही है। साथ में क्या है, ये जो रिलेशन दिया था, ये दिया था साइंटिस्ट क्लासियस क्लैप्रियन। इक्वेशन बोलते हैं इसको। देखो ये इक्वेशन ऐसी होती है जैसे अरेनियस इक्वेशन होती है। आपको प्रेशर लिया, फिर अपन ने क्या लिया, एक कांस्टेंट ले लिया k, ठीक है, फिर e की पावर में माइनस डेल्टा H वेपोराइजेशन अपॉन RT। तो इस तरीके से उसने एक इक्वेशन दी थी, जहाँ पर P तो क्या है आपके पास, वेपर प्रेशर है, डेल्टा H वेपोराइजेशन, तो ये आपके पास है हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक। ये है मेन इक्वेशन, ये है। थोड़ी सी मैथमेटिकल टर्म जो कि क्या है कि एग्जाम में भी आ चुकी है। तो अगर अपन इसमें ये लें, तो ये आप देखें इसका लॉगरिथम फॉर्म लें, तो अगर अपन log p लेते हैं, ठीक है, ई बेस में ले रहे हैं अपन, तो आपके पास आ जाएगा log k आ जाएगा। एक मैं मैथमेटिकली एक इक्वेशन एक स्टेप कम लिख रहा हूँ, ये फाइनली मेरे पास आ जाएगा माइनस डेल्टा H वेपोराइजेशन अपॉन RT। ई को 10 के बेस में बदलेंगे तो आपके पास log p 10 माइनस डेल्टा H वेपोराइजेशन 2.3 RT प्लस ये आपके पास आ गया log 10 में k आ गया। तो ये मैथमेटिकल इक्वेशन आती है। इसी मैथमेटिकल इक्वेशन को अगर अपन ये कहें कि T1 टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर P1 था, T2 टेम्परेचर पे कितना था, P2 था, तो log
आपके पास क्या आ जाएगा, P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू डेल्टा H वेपोराइजेशन, और ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 2.3 R, ये आ जाएगा T1, ऊपर आ जाएगा T2 माइनस T1 और ये T1 इंटू T2। तो ये आपके पास आ गया, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सा रिलेशन है। हालांकि मैथमेटिकली अगर अपन सिलेबस की बात करें तो इतना कुछ पूछा नहीं जाता है। हाँ, इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट टर्म पूछी जाती है, इसका d/dt पूछा जाता है LNP का, तो वो अपन सॉल्व करेंगे, वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो देखो वेपर प्रेशर क्या है कि किसी भी लिक्विड की वेपर्स ने जितना प्रेशर एक्सर्ट किया है वही वेपर प्रेशर है। जो फैक्टर्स इफेक्टिंग होंगी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। हाँ, इसके ग्राफ की बात करें अगर अपन, तो अपन ये कहते हैं कि भैया वेपर प्रेशर और अगर टेम्परेचर में ग्राफ खींचें तो ये ज़ीरो नहीं ले रहे हैं, तो अपन मान लो किसी भी इससे लेते हैं तो ग्राफ कुछ ऐसा आता है। तो वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का आपको ग्राफ भी पता होना चाहिए, जो कि कुछ ऐसा आता है। आगे देखते हैं अपन। तो देखो जैसा मैंने बताया, क्लासियस-क्लैपेरियन इक्वेशन से जो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मैं आपको वो पूरा सॉल्व करके बताता हूँ, और टिल लास्ट में मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊँगा, बिल्कुल लास्ट में, ठीक है। आप ध्यान दें क्वेश्चन क्या बनता है। क्वेश्चन ये बनता है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ d/dt LNP, जहाँ की P क्या है आपके पास, वेपर प्रेशर। देखो ये पूरा क्वेश्चन है, आप एज ए डेरिवेशन मान लें। सॉल्यूशन की बात करें अपन, तो आप ध्यान देना, जो LNP है, ठीक है, अपने को पता है P इज इक्वल टू K, जो E की पावर है, E की पावर माइनस डेल्टा H अपॉन RT आया था। LNP मतलब E बेस में होता है, LNP इज इक्वल टू माइनस डेल्टा H अपॉन RT प्लस LNK आ जाएगा। ये कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, ये लॉग EP है माइनस डेल्टा H अपॉन आपके पास RT है प्लस लॉग E बेस में K है, और कुछ भी अतिरिक्त नहीं। अब आपको d/dt की वैल्यू निकालनी है LNP की, ठीक है। LNP की जगह मैंने वैल्यू रख दी, d/dt एक तरीके से कैलकुलेट करना है माइनस डेल्टा H अपॉन RT प्लस लॉग E और K की। आप ध्यान दें, ये डिफ्रेंशिएशन करना है। अपने को पता है कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 0। जो कांस्टेंट है माइनस डेल्टा H अपॉन R आगे आ गया। अपने को पता है x की पावर n का -1 का जो आएगा t की पावर -1 और आगे -1, मतलब ये भी नीचे -1 आ गया। तो ये जो पूरी वैल्यू आएगी, जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो पूरी वैल्यू आपके पास आ जाएगी, मतलब वैल्यू आ गई d/dt ऑफ LNP की वैल्यू, ये आ जाएगी आपके पास प्लस डेल्टा H अपॉन RT स्क्वायर। तो ये जो रिज़ल्ट आ रहा है बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी को आना भी चाहिए, ठीक। इस तरीके से मैथमेटिकली सॉल्व होता है। एक खास बात, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपके केमिकल काइनेटिक्स में आता है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन केमिकल इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम में भी आता है। तो एक ये पर्टिकुलर टाइप है जिसको एक टेबुलर फॉर्म में लास्ट में शॉर्ट ट्रिक की टर्म्स में भी अपन पढ़ेंगे, ठीक। आगे देखें, इसके बाद आता है जो हेडिंग है आपके पास, रॉल्ड्स लॉ रिलेटेड टू वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर से रिलेटेड रॉल्ड्स लॉ है, क्या है लॉ और कैसे वर्क करेगा उसकी बात करते हैं अपन। तो देखो लॉ क्या है उसको बिल्कुल समझते हुए चलते हैं। अपन ने कहा कि अपन ने एक कंटेनर के अंदर एक बाइनरी सॉल्यूशन ले लिया। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब ए और बी दो कंपोनेंट, ए और बी दोनों ही कंपोनेंट क्या थे आपके पास, वॉलेटाइल थे। वॉलेटाइल का मतलब दोनों का क्या हो रहा है, वेपोराइजेशन हो रहा है। जब वेपर्स बन रही हैं तो ये तो आपके पास लिक्विड फेज था, ये क्या था, गैसियस फेज। तो वेपर फॉर्म में भी ए भी है और बी भी है। तो अपने को पता है भाई अगर किसी सिस्टम में दो गैसेज हैं तो दोनों का क्या होगा, पार्शियल प्रेशर होगा। तो वो इसी पार्शियल प्रेशर से रिलेटेड है। तो अब देखो लॉ क्या आएगा और किस तरीके से
रॉल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है? तो इसके अकॉर्डिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पार्शियल प्रेशर ऑफ particular component is directly proportional to mole fraction of that component in liquid phase. मैं समझाता हूँ आपको। देखो ये कह रहा है पूरा जो सॉल्यूशन है उसके अंदर दो कंपोनेंट हैं ए एंड बी, ठीक है। लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन की बात करें, ये लिक्विड फेज में तो इसका मोल फ्रैक्शन एक्स ए था, इसका मोल फ्रैक्शन क्या था? एक्स बी था। गैसियस फेज में ये है अपने पास पार्शियल प्रेशर। मान लो ए आ गया, ए का पार्शियल प्रेशर कितना आया? पी ए। बी का पार्शियल प्रेशर कितना आया? पी बी। तो आप देखिए रॉल्स लॉ बहुत ही आसान सा है। क्या है रॉल्स लॉ? रॉल्स लॉ क्या है? रॉल्स लॉ ये कहता है बिल्कुल आसान सा, जो पार्शियल प्रेशर होगा वो लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जो बी का पार्शियल प्रेशर होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? एक्स बी के। यही रॉल्स लॉ है, इतना आसान सा। भाई ये कह रहा है ए के कारण जो पार्शियल प्रेशर जनरेट होगा वो लिक्विड फेज में ए के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए होगा, पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? एक्स बी होगा। अगर सी कंपोनेंट होता तो पी सी प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है? एक्स सी। अपने सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशन की बात है, इसलिए सारी बात बाइनरी सॉल्यूशन से करेंगे। आगे देखते हैं। तो देखें आप, इसके बाद रॉल्स लॉ का जो मैथमेटिकल फॉर्म आता है वो क्या आता है? अपन ये कहते हैं इसके बाद जो फॉर्मूला आएगा भाई पी ए प्रोपोर्शनल टू आपके पास क्या आ चुका है? एक्स से। तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स से, ये मैथमेटिकल टर्म आ गई आपके पास। सिमिलरली पी बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? पी नॉट बी एंड एक्स बी आ जाएगा। देखो ये दोनों एक ही इक्वेशन है। एग्जैक्टली रॉल्स लॉ तो यहाँ खत्म हो गया। अब अपन बात करें अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के लॉ की बात करें तो अपने को पता है पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, ये लॉ होता है। क्योंकि यहाँ पी टोटल पी सॉल्यूशन है, पी सॉल्यूशन, और बाइनरी की बात कर रहे हैं तो पी ए प्लस क्या हो जाएगा? पी बी। इसको पी एस से लिख देंगे तो ये क्या आ जाएगा? पी ए प्लस पी बी। तो अपने पास एक तो ये आ गया पी एस इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। दूसरा आपके पास क्या आएगा? आप ध्यान देना, पी एस इज इक्वल टू वैल्यू जब रखी मैंने तो पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी और क्या आ जाएगा? एक्स बी। आप ध्यान दें यहाँ सारी टर्म क्या है? पी एस को बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या टोटल वेपर प्रेशर, ठीक है। टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी केवल पी है तो ये होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। केवल पी बी है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी आ जाएगा। पी नॉट ए है तो देखो इसमें थोड़ी टर्मिनोलॉजी ध्यान रखेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ ए, या ऐसा बोल देगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, या ऐसा बोल देगा वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट। सिमिलरली पी नॉट बी की बात करें तो ये सारी बातें किसके लिए हो जाएंगी? बी के लिए हो जाएंगी। तो पी एस क्या है, पी ए क्या है, पी नॉट ए क्या है, एक्स है, ये अपने को क्लियर हो चुका है। ज़्यादा बेटर आपको क्या है न्यूमेरिकल्स में समझ में आएगा। अब अपन बात करते हैं, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स इन वेपर फेज।
मैं आपको बताता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अपन ये कह रहे हैं कि ये आपके पास लिक्विड था, दो कंपोनेंट थे आपके पास, ए था बी था, दोनों की वेपर्स बनी, दोनों की वेपर्स बनी, वेपर फेज में ए भी आ रहा है एंड बी भी आ रहा है, ठीक है। आप ध्यान देना, अब अपन ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ तो मोल फ्रैक्शन एक्स से लिख रहे थे, एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। ये तो कौन सी फेज में आ रहा है, ये सारा लिक्विड फेज की बात करें। एक्स बी की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ठीक है। अब अपन कौन से फेज की बात कर रहे हैं, इसको वेपर बोल दें आप या गैसियस फेज की बात कर लें, ठीक। तो क्या होगा आप ध्यान देना, अब क्या होगा, मुझे पता है कि जो मोल फ्रैक्शन होता है गैसियस फेज में, भाई पार्शियल प्रेशर की बात करें, पी ए, पार्शियल प्रेशर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन गैस इनटू पी टोटल होता है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर अपॉन पी टोटल। देखो बहुत आसान सा, ये थोड़ा सा गैसियस स्टेट का है, हालांकि आपको इसमें सीधे ध्यान रखना है, पर बड़ी आसान सी बात है, आप ध्यान देना। अपन ये बात कर रहे हैं कि जो मोल फ्रैक्शन है वो गैसियस फेज में क्या आएंगे, तो मोल फ्रैक्शन, क्योंकि x को तो मैं कौन से फेज से लिख चुका हूँ, लिक्विड से, तो गैसियस फेज को किससे लिख रहा हूँ, वाई ए से। तो वाई ए का पार्शियल प्रेशर कितना है, पी ए अपॉन पी टोटल को पी एस लिख देंगे, तो ये आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा। वाई बी का फॉर्मूला क्या आएगा, पी बी अपॉन पी एस आ जाएगा। तो ये दो नए फॉर्मूले और आ गए अपने पास। ये देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन ग्राम क्वांटिटी या मोल क्वांटिटी से निकाल लेना, पर गैसियस फेज में आपको ग्राम या मोल गिवन नहीं होंगे। आप क्या पता कर सकते हो, पार्शियल प्रेशर, आप पता कर सकते हो टोटल प्रेशर, पी सॉल्यूशन। तो उसकी हेल्प से अपन गैसियस फेज में पर्टिकुलर कंपोनेंट का क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ भी लिखा है, CBSE, NCERT, फिर 12th क्लास, फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, IIT, JEE मेंस, नीट, सभी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ध्यान से देख लेंगे। फिर अभी इस पे अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे, आगे देखते हैं। इसके बाद आप देखें अपन रॉल्ड्स लॉ का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट ग्राफ पढ़ेंगे, जो कि बड़ा स्पेशल ग्राफ होता है। मैं आपको क्या है, इसको बहुत सिस्टमेटिक वे में बताऊंगा, और इस ग्राफ की एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट क्यों आई वो भी अपन बात करेंगे। पहले अपन रॉल्ड्स लॉ की बात करते हैं। तो रॉल्ड्स लॉ में क्या है, आपके पास अपने पास जो फॉर्मूला आता है वो आता है पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये आपके पास फॉर्मूला है। अब ध्यान दें आप, एक फॉर्मूला अपने पास था पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। अपन इसको फर्स्ट नंबर फॉर्मूला देते हैं। अगर इसमें मेरे को पी ए वर्सेस एक्स ए में ग्राफ खींचना है, तो आप सभी को पता है ये जो ग्राफ आएगा लीनियर ग्राफ आएगा, और इसका जो स्लोप आएगा वो कितना आएगा, पी नॉट ए। किसी ने कहा कि सर अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए, एक्स ए की जगह 1 माइनस एक्स बी। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी आ गया। तो इसको लिख दिया मैंने पी ए इज इक्वल टू माइनस पी नॉट ए एक्स बी। आप देखें यहाँ दो वेरिएबल है, ये y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स का ग्राफ आ गया, और y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स का जो ग्राफ आता है उसकी बात करें अपन, तो ये जो ग्राफ आएगा ये इस तरीके से आएगा। ये ग्राफ m की वैल्यू क्या आएगी, माइनस पी नॉट बी आएगी, ये एक्स बी आ जाएगा, ये पी ए आ जाएगा। तो आप ध्यान दें, पी ए, इसका मतलब अपन पी ए का ग्राफ एक्स ए के साथ में भी खींच सकते हैं, पी ए का ग्राफ एक्स बी के साथ में भी खींच सकते हैं। सिमिलरली पी बी इज इक्वल टू आपके पास आएगा पी नॉट बी एक्स बी, इसका जो ग्राफ आएगा पी बी वर्सेस एक्स बी, वो ऐसा ग्राफ आ जाएगा। सिमिलरली अगर अपन बात करें पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी 1 माइनस एक्स ए, तो जो रिलेशन आएगा
पी बी इज इक्वल टू माइनस पी नॉट बी एक्स ए प्लस पी नॉट बी। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो आपके पास, सॉरी इस ग्राफ को थोड़ा करेक्ट करता हूँ, ये ग्राफ आपके पास ऐसा आएगा, इसके m की वैल्यू आ जाएगी पी नॉट बी। इसका जो ग्राफ आएगा ऐसा आएगा, ये पी बी वर्सेस एक्स ए में ग्राफ आ गया। तो ये जो आपके पास वैल्यू आएगी ये आपके पास m की वैल्यू माइनस पी नॉट बी आ जाएगी। तो देखो जो ग्राफ अपन ने पी ए वर्सेज एक्स ए, पी बी वर्सेज एक्स बी, पी ए वर्सेज एक्स बी एंड पी बी वर्सेज एक्स बी, जो ये ग्राफ खींचे अपने को पता है ये ग्राफ कैसे आएंगे, लीनियर ग्राफ। फिर और देखें हम, अगर अपन इसी में आगे 5 नंबर बात करें तो पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब मैंने क्या किया, पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी 1 माइनस एक्स ए लिख दिया। तो पी एस इज इक्वल टू आ गया मेरे पास पी नॉट ए, मैं एक बार पूरी स्टेप लिख देता हूँ, प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी एक्स ए। तो पी एस इज इक्वल टू आ गया पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी एंड एक्स ए प्लस पी नॉट बी आ गया। वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ आएगा। तो आप देखें अगर पी एस और एक्स ए के बीच में ग्राफ खींचना है, पी एस और एक्स ए के बीच में ग्राफ, तो ये जो ग्राफ आएगा आपके पास वो क्या आएगा, इस तरीके से ग्राफ आ जाएगा। जो स्लोप की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी आ जाएगा। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू आएगी, जो एक्स से जब जीरो है तो पी एस की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक किसके इक्वल आ जाएगी, पी नॉट बी के इक्वल आ जाएगी। ये इसका इंटरसेप्ट आ जाएगा। तो आप देखें इसका मतलब पी एस वर्सेज मैंने किसके बीच में ग्राफ खींच दिया, एक्स ए के बीच में। अब मैं 6 नंबर जो ग्राफ लूंगा वो पी एस वर्सेज एक्स बी के बीच में खींच लूंगा। तो अभी मैं 6 नंबर ग्राफ इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको बताता हूँ। अभी तक जो अपन ने देखा, आप देखें पी ए और एक्स ए के बीच में ग्राफ लीनियर, पी ए और एक्स बी के बीच में ग्राफ लीनियर, पी बी एक्स बी के बीच में ग्राफ लीनियर, पी बी एक्स ए के बीच में ग्राफ लीनियर, पी एस एक्स ए के बीच में ग्राफ लीनियर। ये सारे ग्राफ एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ग्राफ के अंदर आपसे स्लोप पूछा जा सकता है, नेचर पूछा जा सकता है। खास बात, सारे ग्राफ कैसे हैं, लीनियर ग्राफ है। आगे देखते हैं वो पर। तो इसके बाद अपन ग्राफ को कंटिन्यूस करते हैं। आप देखें ग्राफ को, ये अपने पास 6 नंबर ग्राफ है। आपके पास जो फॉर्मूला था पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब मैंने क्या किया, पी नॉट ए एक्स ए की जगह रख दिया 1 माइनस एक्स बी, ये आ गया पी नॉट बी एक्स बी। सॉल्व किया, पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। पी एस इज इक्वल टू आया मेरे पास पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, और ये आ गया मेरे पास एक्स बी प्लस पी नॉट ए। अब आप ध्यान दें, बड़ा आसान सा, y इज इक्वल टू ये भी एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे। तो अगर पी एस एंड एक्स बी के बीच में ग्राफ खींच रहे हैं तो ये कैसा ग्राफ आएगा आपके पास, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, और जो इंटरसेप्ट आएगा वो पी नॉट ए आ जाएगा। तो देखिए एक और ग्राफ आया। ये सारे ग्राफ जो 6 ग्राफ्स हैं वो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पर इससे भी इंपॉर्टेंट एक ग्राफ है। ठीक है, अभी मैं एक कंक्लूजन बताता हूं आपको। पहले अपन कंक्लूड करें कंक्लूजन। तो ये कहता है कि कंक्लूजन क्या है वो देखें आप। अगर अपन एक काम करते हैं, पी ए वर्सेस एक्स ए एक्स बी, पी ए एक्स ए एक्स बी एंड पी बी एक्स ए एक्स बी, अगर अपन ये ग्राफ खींचेंगे तो अपने को पता है ये सारे ग्राफ क्या आते हैं, लीनियर। तो हो सकता है कई बार एग्जाम में सीधे ही पूछ लेता है कि पी एस और एक्स ए का ग्राफ कैसा आता है, पी बी और एक्स ए का ग्राफ कैसा आता है। तो ये सारे ग्राफ कैसे आएंगे, लीनियर। सभी के लिए स्लोप इंटरसेप्ट फिक्स होगा, ठीक है, जो आपको आना चाहिए। ठीक है, अब ये कहता है कि अपने को पता है पी एस इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी है, जो एक्स ए प्लस एक्स बी का सम है वो कितना होता है, 1। ये कह रहा है कि क्योंकि अपने को ये रिलेशन पता है, ठीक है, वो कहता है इसका मतलब ये है कि
बड़ा ही एक मैथमेटिकली बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो कहते हैं कि ये 6 ग्राफ आप अलग से स्टडी करने की जरूरत नहीं, आप एक ही लेवल पे सबको स्टडी कर सकते हो। वो कहता है एक ग्राफ खींचते हैं अपन, आप ध्यान से देखना। इसने क्या किया, एक ग्राफ लिया इस तरीके से, इसको अपन बाद में लेते हैं, ठीक है, इसको अपन बाद में लेते हैं। इसने कहा कि यहाँ PA ले लिया, यहाँ पर इसने XA ले लिया, ये X से चल रहा है। मैथमेटिकली इसने कहा कि रीजन अभी मैं बताऊंगा आपको। इसने कहा जो 0 से स्टार्ट होता है उसकी जगह ये XA 1 हो गया मैक्सिमम, और यहाँ XA कितना हो गया 0। इधर XA की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ठीक है। यहाँ पर मान लो ये 0.1 है, यहाँ पर मान लो 0.2 है, यहाँ पर 0.7 है, ये 0.9 है। तो ये कह रहा है जब XA 0 होगा, अब आप ध्यान दें जो अपने पास रिलेशन है PA इज इक्वल टू P0A एंड XA। जब XA बढ़ेगा तो PA भी बढ़ेगा और लीनियरली इंक्रीज होगा। XA 0 है तो PA 0 है, ये इस तरीके से इंक्रीज होगा। अब ध्यान दें जब XA की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, P0A के इक्वल आ जाएगी। तो बिल्कुल ग्राफ बन गया ये, ठीक है। अब क्योंकि मुझे पता है XA 1 होगा तो उस समय XB कितना होगा 0, ये 0.1 होगा, ये 0.3 होगा, ये XB चल रहा है, ये 0.8 होगा, ये क्या होगा मेरे पास 0.9 होगा, और ये XB की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। XB इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। उसने कहा कि आपको एक रिलेशन और पता है PB इज इक्वल टू P0B XB, तो क्यों ना एक काम करें कि यहाँ पर अपन PB ले लेते हैं, यहाँ PB ले लेते हैं और XB के वर्सेस ग्राफ खींच देते हैं। तो उसने कहा कि ये जो ग्राफ आएगा वो इस तरीके से लीनियर ग्राफ आएगा, इस तरीके से लीनियर। ये जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, P0B के इक्वल आ जाएगी। देखो जब XB 0 है तो PB कितना है, XB 0 है तो PB कितना है 0। जब XB 1 होगा तो PB किसके इक्वल हो जाएगा, P0B। और इस रिलेशन से मैथमेटिकली आप, ये तो आपके पास PA का ग्राफ था, ये आपके पास ग्राफ किसका, ये PB का आ गया, और ये ग्राफ किसका आ जाएगा, PS का। वो कहते हैं बड़ी आसान सी बात है। देखो इस ग्राफ का फायदा क्या है, फिजिबिलिटी क्या है। वो कहता है कि मान लो मोल फ्रैक्शन जब 0.9 है, किसके मोल फ्रैक्शन 0.9 है, A के, तो उस समय आप बता सकते हो कि ये वैल्यू इधर ले लो, इधर ले लो, कि PB की वैल्यू कितनी है। उस समय आप बता सकते हो PA की वैल्यू कितनी है, उस समय आप बता सकते हो PS की वैल्यू कितनी है। वो यही कहना चाहता है। वो कहता है एक कंपैरिजन भी मिल जाएगा, एक ही ग्राफ में सारी स्टडी हो जाएगी। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, ये एक नहीं टोटल 6 ग्राफ है। देखो PA वर्सेस XA लीनियर ग्राफ, PA वर्सेस XB लीनियर ग्राफ, PB वर्सेस XA लीनियर ग्राफ, PB वर्सेस XB लीनियर ग्राफ, PS वर्सेस XA लीनियर ग्राफ, PS वर्सेस XB लीनियर ग्राफ। आपको पता है फायदा क्या मिला आपको फायदा ये मिला कि 6 जो स्टडी कर रहे थे अपन अलग से ग्राफ, उसको एक ही ग्राफ में स्टडी कर लिया, और कंपैरेटिव स्टडी भी हो गई। कंपैरेटिव स्टडी कैसे, जब PA की वैल्यू उसने कहा इतनी थी तो उस समय मोल फ्रैक्शन कितना होगा ये पता चल गया, उस समय ये पता चल गया कि उस समय B का पार्शियल प्रेशर कितना होगा, उस समय आपको क्या पता चल गया, PS पता चल गया। तो ये रॉल्स लॉ का बड़ा स्पेशल ग्राफ होता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं वो भी अपन देखेंगे। तो एक बार तो अपन ग्राफ की बात कर रहे हैं जो इस तरीके से, आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अब अपन आगे देखते हैं, यह है न्यूमेरिकल्स ऑन रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ पे न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किए जाने हैं, क्या न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, ये CBSE 12th लेवल पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हर लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट है। आप देखें न्यूमेरिकल कैसे पूछे जाते हैं। देखो अपन हेडिंग लिखते हैं न्यूमेरिकल्स ऑन रॉल्स लॉ। ये तो न्यूमेरिकल्स की बात है। पहला न्यूमेरिकल है आपके पास, इन ए आइडियल सॉल्यूशन इक्वल मोल्स ऑफ बेंजीन एंड toluene are present and vapor pressure of
प्योर बेंजीन एंड प्योर टोलुइन आर 200 and 300 mmHg. Then calculate vapor pressure of solution. Second, partial pressure of benzene. Third, mole fraction in vapor phase. देखिए आप सही मायनों में मैंने इसमें 3 क्वेश्चन कवर कर लिए। अच्छा सिंपल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट भी है। इक्वल मोल्स मिलाए गए हैं बेंजीन एंड टोलुइन के, ठीक है। अगर अपन सॉल्यूशन की बात करें तो बेंजीन और टोलुइन के जब इक्वल मोल्स मिलाए गए तो आप देखें मोल फ्रैक्शन सीधे कितना हो जाएगा 1/2, पर अपन सीधे लेते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की बात करें, पहले अपन ये देख लेते हैं Na कितने, बेंजीन को मैंने A से लिख दिया, Na 1 दे रखा है, Nb 1 दे रखा है, इसका मतलब x से कितना आ गया 1/2, xb भी कितना आ जाएगा 1/2। प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर दे रखा है तो आपको P0 A दे रखा है 200, P0 B दे रखा है आपको 400। PS का फॉर्मूला लगाया तो फॉर्मूला लगा P0 A x से प्लस P0 B XB। P0 A की वैल्यू ये मेरे पास आ गई 200 इंटू 1/2, ये मेरे पास आ गई 300 इंटू 1/2, तो ये मेरे पास आ गया 100 और ये मेरे पास कितना आ गया 150, ये रिजल्ट आ गया 250। तो देखो एक तो जो इसका फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का वो सॉल्व हो गया, फर्स्ट का रिजल्ट आ गया। अब बात करें सेकंड की, तो आप देखें सेकंड में क्या पूछा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन। तो ये पार्शियल प्रेशर होता है P0 A इंटू P0 A और x से। P0 A आपके पास कितना है 200, 1/2, तो ये कितना आ गया 100। थर्ड पार्ट, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। थर्ड पार्ट में क्या है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। तो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन का मुझे पता है फॉर्मूला क्या होता है, YA इज इक्वल टू PA अपॉन PS। PA कितना हो गया आपके पास, पार्शियल प्रेशर A का, ये तो कितना आ गया 100, टोटल PS कितना आ गया 250, तो ये 10/25। इसका मतलब आपके पास रिजल्ट कितना आ गया, 5 से कैंसिल आउट हुआ, 2/5 आ गया, ये YA आया, तो YB कितना आ जाएगा 1 माइनस 2/5, 1 माइनस 2/5, तो ये कितना आ जाएगा 3/5। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन, फॉर्मूले में वैल्यूज को रखा जाना है, पर सीरियसली ये इतना सिंपल क्वेश्चन भी एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक है। अब आप ध्यान दें आगे, नेक्स्ट आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे आता है। इन ए सॉल्यूशन CH3OH and C2H5OH are present if partial vapor pressure of each are 240 and 360 kilopascal, then calculate the composition in terms of mole fraction in vapor phase। देखो अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, एक सॉल्यूशन में मेन बात है आपको लैंग्वेज पकड़ में आनी चाहिए। पार्शियल जहां भी लिखा हुआ है इसका मतलब आपको PA की वैल्यू दे रखी है, सीधे PA की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 240, PB की वैल्यू कितनी दे रखी है 360, और यूनिट से घबराने की जरूरत नहीं, ये क्या है किलो पास्कल। इसका मतलब क्या है, ये किसकी प्रेशर की यूनिट दे रखी है। आपसे पूछा क्या गया है YA, तो सीधे फॉर्मूला PA अपॉन PS, PS क्या होता है PA प्लस PB होता है,
तो आपके पास कितना आ जाएगा 240 अपॉन 240 प्लस 360, ये रिजल्ट आ जाएगा। वाई बी की बात करें तो 1 माइनस वाई ए से क्या आ जाएगा, वाई बी आ जाएगा। तो ये किसका सॉल्यूशन आ जाएगा आपके पास, इसका आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा।